वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। देखो ये आपकी अपनी क्लास है, तो आप किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे। इसका मतलब कि शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप अपना कमेंट जरूर डालें, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रॉपरली दे सकूं, क्योंकि ये आपकी खुद की क्लास है। ये ध्यान रखें, ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए है। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिसको हम वेक्टर कहते हैं। क्लास 10 तक आपने जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी वो मोस्टली स्केलर क्वांटिटीज थी, उनमें बहुत सारी वेक्टर्स थी, बट स्केलर और वेक्टर का आपको ज़्यादा आइडिया दिया नहीं गया होगा। ज़्यादातर हम 9th-10th में इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बस सिंपल डेफिनेशंस दे देते हैं, और स्केलर और वेक्टर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। बट इन क्लास 11th and 12th इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर वेक्टर, because the most of the quantities which we have studied in our previous classes are vector, और कुछ स्केलर्स भी हैं। तो स्केलर और वेक्टर कौन कौन सी क्वांटिटीज है, इसका पता लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका पता लगाने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हैं और कौन सी क्वांटिटीज स्केलर हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान से देखें क्या है। वेक्टर पढ़ना है हमें। वेक्टर से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। ऐसी कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी which can be measured। आपने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, और जिनको भी आप मेजर करते हो इनको हमने फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दिया है। ये ध्यान रखें। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की, तो इनको हमने बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तीसरा टाइप भी होता है जो 11th-12th के सिलेबस में नहीं है, बट आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनके बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे ना पूछा जाए तो आप फिजिकल क्वांटिटी को दो ही कैटेगरी में डिवाइड करोगे। अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाए तो कैटेगरी 3 हो सकती है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहली है स्केलर क्वांटिटीज। जो पहली क्वांटिटी है वो है स्केलर क्वांटिटीज। बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं आप इससे। आपने बहुत बार स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी हैं और आप ज्यादातर स्केलर ही समझ रहे हो जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको। जो दूसरा टाइप है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और जो तीसरी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेंसर क्वांटिटीज। ये 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारी लाइफ में, और इन 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हमें डील करना पड़ता है। But in class 11th and 12th, we mostly deal with scalar and vector. The tensor is not in our syllabus, but in most of the competitive exams, they may ask about the tensors. So we will discuss the brief idea about the tensors. Clear है? अब आप देखें स्केलर क्या होता है। Quantities having magnitude, unit, magnitude and unit are called scalar quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं डिस्टेंस, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं आपको बोलता हूं 50 मीटर। इसमें ये तो मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है, ध्यान रखें। फिर मैं आपको बोलता हूं वर्क,
500 जूल, तो मैग्नीट्यूड 500 है और यूनिट क्या है, जूल है। फिर मैं आपको बोलता हूं वॉल्यूम 0 लीटर, मैग्नीट्यूड इसका 0 है, ऐसा यूनिट लीटर है। फिर मैं आपको बोलता हूं पावर 100 वॉट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है और ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। तो क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 ले लें, न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव ले लें और 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले लें, और ऐसा यूनिट हमें साथ में लेनी है। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। एक दूसरे तरह की क्वांटिटीज हैं जिनमें क्या खास बात होती है, क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, ये तो स्केलर के पास भी होता है, साथ में यूनिट, ये भी स्केलर के पास होता है, इसके पास एक डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन एक्स्ट्रा होती है, और इसके साथ साथ एंड इट शुड ओबे वेक्टर अलजेब्रा। देखो अलजेब्रा तो आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अलजेब्रा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें। तो वेक्टर का अलजेब्रा हम अभी पढ़ेंगे, हमने वेक्टर में अलजेब्रा ही पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर का एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ। तो जो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करते हैं वही क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है क्लास 9th में, आपने वेलोसिटी पढ़ी है, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, आपने फोर्स पढ़ा है, आपने मोमेंटम पढ़ा है, और बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। ये सब वेक्टर है। खास बात क्या है वेक्टर में, अगर मैं फोर्स लिखता हूं 100 न्यूटन, साथ में मुझे डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड, कहां जा रही है फोर्स, वो डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट और ये डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी डायरेक्शन जहां भी आपने ताकत लगाई है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और साथ साथ ये क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करे, यानी जो पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, इन लॉज को फॉलो करे। आगे हम पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ बड़ी ब्रीफली पढ़ेंगे। आप याद रखना, अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो वो नॉर्मल अलजेब्रा है, अब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, और वेक्टर होने के लिए वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, तो ये दो तरह की क्वांटिटी ही बेसिकली आपको पढ़नी है। इसके अलावा एक तीसरी क्वांटिटी भी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, प्लस यूनिट होती है, प्लस डायरेक्शन होती है, एंड डू नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। खास बात क्या होती है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, ये स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है। और द वैल्यूज हैव डिफरेंट वैल्यूज, द वैल्यूज हैव डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी अलग अलग डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो होती है बट अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग होती है। आपने 10th में पढ़ा होगा इसका एग्जांपल, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको क्या बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। आपके माइंड में सवाल भी आया होगा कि सर स्केलर की तो डायरेक्शन होती है, फिर भी वो करंट की तो डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पर फिर भी हम उसको स्केलर क्यों बोलते हैं? स्केलर आपके टीचर्स ने इसलिए बोला था क्योंकि आपको 11-12 तक हमें सिर्फ दो ही क्वांटिटी पढ़ानी है, एक वेक्टर और दूसरी स्केलर। जो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होंगी वो डायरेक्ट स्केलर के खाने में आके गिरेंगी। अगर कहीं आपको
तीनों ऑप्शन दे रखे हों। आजकल क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत एक्सपर्ट लोग आ चुके हैं, तो वो एक्सपर्ट लोग फिजिक्स को बहुत हाई लेवल तक लेके गए हैं, तो वो थर्ड क्वांटिटी को 11th-12th में ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई कि करंट कैसी क्वांटिटी है। अगर ऑप्शन में दे रखा हो स्केलर, वेक्टर और टेंसर, तो आप टेंसर पे क्लिक करोगे। अगर ना दे रखा हो तो आपको स्केलर पे लेके जाना है, वो वेक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि वेक्टर होने के लिए 4 चीजें जरूरी है: मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन और वेक्टर अलजेब्रा। अगर इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं होता तो वो स्केलर में जाएगा। बट वैसे अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा डायरेक्शन हो तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? टेंसर। और उसका एग्जांपल आप 10th में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक करंट। आगे आप एक और एग्जांपल पढ़ोगे इसका टेंसर का, स्ट्रेस पढ़ोगे, प्रेशर भी पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ोगे और इनर्शिया भी पढ़ोगे। इन सब की खास बात है, आपने देखा होगा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, बट अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट होती है। प्रेशर भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। तो ये सब अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग हैं तो उसको वेक्टर ना कह के हमने कौन सी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की है? टेंसर। हायर क्लासेस में हमें टेंसर के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, पर अभी आप ध्यान रखें, जो क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती, इवन दे हैव द डायरेक्शन, दे आर कंसीडर्ड एज अ टेंसर, जिसमें हमारा स्ट्रेस, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिक करंट और एक और क्वांटिटी है स्ट्रेन। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं, बट आप इतना ध्यान रखें इन्हीं क्वांटिटीज को आपको पढ़ना है। ये एक्चुअल में टेंसर है। और ध्यान रखना, अगर आपके पास टेंसर का ऑप्शन नहीं है, टेंसर का ऑप्शन नहीं है और आपसे कोई पूछे कि ये वेक्टर है या स्केलर, तो इनको वेक्टर ना बोल के आप क्या बोलोगे? प्रेशर को भी स्केलर बोलोगे, स्ट्रेस को भी स्केलर बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी स्केलर बोलोगे और इनर्शिया को भी स्केलर बोलोगे। ध्यान रखना, जब आपके ऑप्शन में टेंसर अवेलेबल हो, in that case you will only mark as a tensor, otherwise you will take all the tensor quantities as a scalar quantity, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो वो इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो 2 ही क्वांटिटीज से काम चलाते हैं। तो ध्यान रखना, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बट हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन है स्केलर और वेक्टर। क्लियर है? स्क्रीन को पॉज करके बेटा इसको राइट डाउन कर लें, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया, पर हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस है वेक्टर पढ़ना, क्योंकि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का हमारे फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। तो हमें वेक्टर को बड़ा ब्रीफली पढ़ना है। याद रखना, एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि न्यूमेरिकल की तरह ही फिजिक्स का बैकबोन है, न्यूमेरिकल तो बैकबोन है ही, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर फिजिक्स आपको सीखनी है तो न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि आपका थ्योरी का लेवल क्या है। अगर थ्योरी का लेवल जानना है तो you have to do the numericals. In the similar way, if you have to perform better in physics, you must have the proper idea of the vector. तो ध्यान रखें, वेक्टर को आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। तो अब जब वेक्टर की बात आती है तो वेक्टर जो है, वेक्टर, इस वेक्टर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, यह आपने ज्यादा अच्छी तरह भी नहीं पढ़ा है। दूसरा वेक्टर है पोलर वेक्टर, यह आपने पढ़ा है। क्या होता है पोलर वेक्टर? दीज आर द वेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लीनियर इफेक्ट। सिंपल अगर बोलना चाहो तो जो लीनियर इफेक्ट्स में काम आते हैं वो पोलर वेक्टर है। सीधा चल रहे हो आप,
उसमें जो जो चीजें यूज होती हैं वो सारी पोलर वेक्टर कहलाती हैं। या बोल सकते हो और these are the vectors having starting point। स्टार्टिंग पॉइंट, इन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी जिधर मोशन हो रही है उससे आपको वेक्टर का अंदाजा मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। ये आपने ज्यादातर पढ़ा हुआ है। पोलर वेक्टर का एग्जांपल क्या है? पढ़ा है आपने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा बेटा आपने वेलोसिटी पढ़ी, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा, आपने मोमेंटम पढ़ा, आपने फोर्स पढ़ा। ये सब कैसे वेक्टर हैं? बहुत सारे और हैं। ये सब कौन से वेक्टर हैं? पोलर वेक्टर। इनका आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ये लीनियर मोशन में काम करते हैं और इनकी डायरेक्शन को देख करके आप वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हो। तो ये कहलाते हैं पोलर वेक्टर्स। दूसरे वेक्टर्स कहलाते हैं एक्सियल वेक्टर। दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट। ये वो वेक्टर होते हैं जो रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। दे डू नॉट हैव द स्टार्टिंग पॉइंट। इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता एंड डायरेक्शन can be specified using right hand screw rule। इसको हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल होता क्या है? एक दाएं हाथ का स्क्रू ले लो और आप स्क्रू को घुमाओ। आप स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हो, अपना पेन है, पेन को आप क्या करो? दाएं हाथ से पकड़ो। देखो आपके पास पेन है, इस पेन को दाएं हाथ से पकड़ो। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, मतलब अगर घड़ी के ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आपने काम कहां किया है? काम किया आपने एक्स वाई प्लेन में, पर रिजल्ट कहां जा रहा है? जेड में, ऊपर जा रहा है रिजल्ट। आप घुमा कैसे रहे हो? ऐसे, इधर से इधर घुमा रहे हो, पर रिजल्ट कहां जा रहा है? ऊपर। आप देखो फिर से ऐसे घुमा रहे हो, रिजल्ट कहां जा रहा है? नीचे रिजल्ट। तो जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी, घुमाने की बात होगी, वहां पर जो वेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे वो एक्सियल वेक्टर होंगे। कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। जब आप सर्कल में घूमते हो तो आपका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, और सर्कल में जब आप घूमते हो तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। अगर आप ऐसे घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर की तरफ, और क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो नीचे की तरफ। पेन को घुमाओ, अगर पेन को घुमा रहे हो तो ये देखो, ये जो पुली है, ये स्क्रू की तरह, ये ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। जहां आप काम कर रहे हो वहां रिजल्ट नहीं आ रहा। राइट हैंड स्क्रू रूल से इसको हम फाइंड आउट करेंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तब बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल ध्यान रखना, जो रोटेशन को रिप्रेजेंट करे वो वेक्टर क्या कहलाते हैं? एक्सियल वेक्टर। और उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्लियर है? और उनकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। ये सारे एग्जाम्पल हैं एक्सियल वेक्टर के।
तो बेसिकली वेक्टर हमारे पास दो तरीके के हैं, एक एक्सियल वेक्टर और एक पोलर वेक्टर। जो सीधा चलने से रिलेटेड हो पोलर, और जो घूमने से रिलेटेड हो वो एक्सियल वेक्टर है। इसमें कंफ्यूज ना होना आप। अच्छा, अभी मैंने आपको ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी चीजें बताई हैं, तो इसको लेके कंफ्यूज ना होना। इस पे हमारे पास अलग से एक टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम बिना पढ़े जाएं तो हमारे लिए बेटर नहीं है। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करना ना भूले बेटा। थोड़ा सा हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी से आपके पास डाउट रहेगा और आप रोटेशनल मोशन में जाके इन चीजों के बारे में पढ़ोगे। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में भी पढ़ना है, बट अभी पढ़ने तो ज्यादा बेटर है। देखो ध्यान से समझना, ये एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का ये सेंटर है और ये रेडियस है आर। आप ए पॉइंट पर हो, थोड़ी देर के बाद आप बी पॉइंट पर चले जाते हो, तो सेंटर पे आपका रेडियस एक एंगल बनाता है थीटा। कहां से कहां मूव कर रहे हो आप? ए से बी मूव कर रहे हो। इस थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्या है ये? जब आप सर्कुलर पाथ में हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो, तो रेडियस वेक्टर सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये क्या है? इट इज एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। आपने 10th में पढ़ा होगा एंगल के लिए डिग्री यूज करते होगे, पर ध्यान रखना डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन है, रेडियन। और एक रिलेशन होता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में पहले ही पढ़ लिया है, तो आप ध्यान रखना इसको। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जो रेडियस वेक्टर सेंटर पे ट्रेस करता है एंगल, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, जिसको मैंने कहा था कि वो एक्सियल वेक्टर है। आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ओमेगा जो है दैट इज थीटा बाय टी, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड। और जो मैंने आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बोला था उसके लिए भी कंफ्यूज मत होना। एंगुलर एक्सेलरेशन, आपको पता है नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration. alpha equal to d omega by dt, या सिंपली ओमेगा बाय टी लिख सकते हो। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन सेकेंड स्क्वायर है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। इनके बारे में हमें डीप में रोटेशनल मोशन में पढ़ना ही है। हम काइनेमेटिक्स में भी पढ़ेंगे लास्ट में, बट आप ध्यान रखना एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है? क्या ये दोनों
एक्सियल वेक्टर है। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम भी है, टॉर्क भी है, फोर्स का वो इफेक्ट जो किसी चीज को घुमा दे, बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें टाइम को ज्यादा कंज्यूम नहीं करना, पर अभी हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर दो तरीके के हैं, एक वो जो रोटेशन से रिलेटेड होता है और एक वो जो सीधे चलने से रिलेटेड होता है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड होता है। तो ध्यान रखें, तो वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास एसआई यूनिट हो, जिनके पास डायरेक्शन हो और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, वो वेक्टर है। स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करना ना भूले बेटा, और किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें। अब आप देखें, ये तो हो गया वेक्टर। अब हम बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मान लो ए एक वेक्टर है, कैसे पता चलेगा? इसको देखते ही पता चल जाए कि ये वेक्टर है। उसके लिए क्या करते हैं हम, इसके ऊपर एक लाइन डाल देते हैं और ये एरो मतलब डायरेक्शन। ये जो एक लाइन है, ये लाइन वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, और ये एरो क्या बताता है? ये जो एरो है, ये निशान, ये डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है आपको? ये आपको डायरेक्शन बताता है। और ये क्या बताता है आपको? मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग टेल कहते हैं, पूंछ, और इसको हम लोग हेड कहते हैं वेक्टर का। तो किसी भी चीज के ऊपर अगर ऐसा निशान लगा हो तो उसको आप वेक्टर कहते हैं। कुछ टीचर्स, कुछ जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, वो ऐसे भी लिख देते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एरो नहीं लगाते, बट वो इतने एक्सपर्ट है कि हमें उनकी बात माननी पड़ती है। तो ये भी वेक्टर ही है, पर वैसे एक्चुअल में वेक्टर के लिए एरो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखें आप, वरना वो वेक्टर लिख देते हैं तो आप समझिए ना कि ये बार ना होकर के वेक्टर है। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप समझें, आपने क्लास 10th में दो एक्सिस दी थी, एक एक्स और एक वाई, और ये ओरिजिन था। यहां पर पॉइंट था एक्स और वाई, ये ओ था, ये ए था। अगर मैं आपको बोलता कि ओ ए की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप सिंपली निकाल देते, कहते सर ओ ए इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और आप कह देते सर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे निकाला आपने? डिस्टेंस फॉर्मूले से। आप बहुत होशियार हो, आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से ओ ए की लेंथ ऐसी होगी। पर यहां पर आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। यहां पर आपको क्या पढ़ना है? क्लास जब 11th में आओगे तो आपको यहां पर x हो सकता है, यहां y हो सकता है, यहां z हो सकता है। जब आपने 10th में पढ़ा था तो यहां पर x लिखते थे, यहां y लिखते थे। पर याद रखें, जब आप 11th में आओगे तो किसी को x, किसी को y, किसी को z मान सकते हो। और ध्यान रखना, तीनों एक्सेस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी देखो, ये अगर ये x है और ये y है तो इन दोनों के बीच में 90 का एंगल, और अगर ये z है, ये z है, तो ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं तीनों। x y पे परपेंडिकुलर है, y z पे परपेंडिकुलर है, z x पे परपेंडिकुलर है, सबके बीच में एंगल 90 का है, और ये ओरिजिन है। और इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स वाई जेड का कहीं भी आप x, कहीं भी y, कहीं भी z लिख सकते हो। यहां पर कोई एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, और अगर मैं आपको इस पॉइंट का नाम b दे देता हूं और आपको बोलता हूं कि OB की वैल्यू निकालो, तो आप फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देते हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखते हो। कहते हो सर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यही होगी, और आपने ये किससे निकाला था? डिस्टेंस फॉर्मूले से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, इस तरह से आपने डिस्टेंस निकाला था। पर अगर मैं आपको
बोलूं कि मुझे ओबी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, ओबी को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो देखो ये जो ओबी है इसमें एक तो एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा जेड है। और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है। ये दो चीजें तो कंपलसरी हैं, वेक्टर अलजेब्रा को भी ओबे करना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड की जगह तो मैं एक्स लिख दूंगा कि भाई एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड एक्स है, वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड वाई है और जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड जेड है। पर मुझे पता कैसे चलेगा, इसके अलावा एक और पॉइंट ले लो, सी मान लो 2, 4 और 6 है। अगर मैं ओसी की बात करूं तो क्या आप 2 + 4 + 6 लिखोगे? क्या समझ में नहीं आएगा, आप तो ऐड करके बोल दोगे सर 12 आ गया आंसर। पर क्या ये करेक्ट है? नॉट करेक्ट। आपको इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, आपको बताना है कि x की तरफ 2 है, पर यहां तो सिर्फ आपने 2 लिखा हुआ है। कैसे रिप्रेजेंट करें? तो वेक्टर में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मुझे x की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो मैं i कैप लिखता हूं, और y की डायरेक्शन के लिए j कैप लिखता हूं, और z की डायरेक्शन के लिए k कैप लिखता हूं। ये तरीका है। तो इस वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप। यहां पर भी जो लिखूंगा तो x की तरफ 2 है, y की तरफ 4 है और z की तरफ 6 है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यानी किसी भी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है तो x की तरफ जो क्वांटिटी है उसके साथ i लिखो, y की तरफ जो है उसके साथ j लिखो और z वाले के साथ k लिखो। है क्या बेसिकली, स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन जरूर करते रहें बेटा। बेसिकली है क्या है हमारे पास, आप देखें, जो i कैप है और जो j कैप है और जो k कैप है, ये है क्या? ये यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये क्या करते हैं? शोज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आई कैप का काम क्या है? सिर्फ ये बताना कि एक्स एक्सिस की तरफ होम है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 1। आई कैप की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। जे कैप भी यूनिट वेक्टर है और ये भी शो करता है डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और के कैप भी यूनिट वेक्टर है और इसका काम भी डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस को शो करना है। ठीक है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 1। ध्यान रखें, आई कैप, जे कैप, के कैप सिर्फ एक्स, वाई और जेड की डायरेक्शन को शो करने के लिए है। ध्यान रखें आप, अगर कोई पूछे आई कैप की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, ये जो मॉडुलस का निशान आप देख रहे हो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यूज करते हैं हम लोग वेक्टर में न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। और जे कैप की न्यूमेरिकल वैल्यू और के कैप की न्यूमेरिकल वैल्यू ये 1 है। इसको हम मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और इसका मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जब आपने 10th में मॉडुलस पढ़ा था तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते थे, पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है? वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू या वेक्टर का मॉडुल मैग्नीट्यूड। मॉडुलस ऑफ वेक्टर न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सिंपल बात है। जैसे मैं आपको बोलता कि ये आपने न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किया था, ये ओबी, तो ये है ओबी, क्या है? एक मैग्नीट्यूड है ओबी वेक्टर का। वो कैसे निकाला? x² + y² + z²। जैसे ये वेक्टर है, ये क्या वेक्टर है? ये 2i कैप, 4j कैप, 6k कैप। तो इस वेक्टर OC का अगर आपको कोई मैग्नीट्यूड निकालने को बोले तो मॉड में डाल दो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालने को बोल रहा है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो i का जो कोफिशिएंट है, i के साथ जो चीज है वो क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस
यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो और अंडर रूट के अंदर डाल दो। 4 + 16 + 36 56, यानी OC का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो √56 है। इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड आपने उसी तरीके से निकाला जैसे आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला था, सिंपल तरीका है। तो वेक्टर में दो चीज होती है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। इस पूरे की का जो मैग्नीट्यूड है वो √56 है और इस पूरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये तरीका है। एक और एग्जांपल देखें आप कि हम पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें आप, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। देखो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले तो हम ये सीख लें, जैसे देखें आप, हमारे पास ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एक पॉइंट है 2 4 -3, ये ए पॉइंट है और ये क्या है 2 -4 6 और ए पॉइंट ये है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। डी ना लेके इसको बी ले लो, ये ओरिजिन है ओ और ये है 2 -4 -6, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पोजीशन वेक्टर बताओ ओसी का, अगर ओसी का पोजीशन को मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो एक्स की जगह कितना है 2 और साथ में आई कैप, वाई की जगह कितना -4 जे कैप और के की जगह कितना -6 के कैप। -6 जेड, ये -6 जेड के अलोंग है, ये वाई के अलोंग है और ये एक्स के अलोंग है, ऐसे लिखा। और अगर कोई बोले आपको कि ओसी की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ तो आप सिंपली 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, सिंपल 4 + 16 + 36 √56, सिंपल तरीका, क्लियर है। अगर आपको कोई बोले कि मुझे सर ओए के बारे में बताओ, ओए का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे, अच्छा ओए का पोजीशन वेक्टर बताना है आपको, तो x की तरफ कितना है 2 यानी 2i कैप, y की तरफ कितना है 4j कैप और z की तरफ कितना है -3k कैप। और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताए आपको तो सिंपली 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और होल अंडर द रूट, तो 4 + 16 + 9 अंडर रूट 29। तो ये वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये पोजीशन वेक्टर है इस OA का। इसी तरह से कोई आपको बोले OD का OB का बताओ, x की तरफ कितना है 2i कैप, y की तरफ कितना है -4j कैप और k की तरफ कितना है 6k कैप। और कोई बोले आपको कि OB की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ तो 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 4 + 16 + 36 वही रूट के अंदर 56। इस तरह से हम वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, इस तरह से वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस j का कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो और सबको रूट के अंदर डाल दो। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्लियर है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन जरूर करें, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसको रिवाइज करें। किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालें। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ वेक्टर्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहें, डाउट पूछते रहें।